हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरिया. इट इज अ जीआई प्रॉब्लम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लूज स्टूल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स डेफिनेशन. So what is the definition of diarrhea? Diarrhea, according to WHO, it is defined as passes of loose stool 3 or more times in a day. कि अगर बेबी जो है 3 से ज्यादा बार लूज कंसिस्टेंसी वाला स्टूल पास करता है तो हम बोल सकते हैं कि दैट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. तो इसका इंसिडेंस रेट जो है बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में. बिलियंस केसेस जो है पर ईयर पाए जाते हैं बच्चे जो सफर करते हैं डायरिया की प्रॉब्लम से. और ज्यादातर इसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है बच्चों में, डेथ का रेट बहुत ज्यादा है एंड इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ डायरियल प्रॉब्लम. तो क्यों है इंसिडेंस रेट डेवलपिंग कंट्रीज में डायरिया की वजह से मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों है बच्चों में? बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस है लोगों का, सेफ वाटर सप्लाई नहीं है, अनहाइजीनिक जो है सैनिटरी एनवायरनमेंट है यहाँ का, और जो है ओवर क्राउडेड एरियाज हैं. और दिस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर इज हाई इंसिडेंस रेट ऑफ डायरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज. देन नेक्स्ट अबाउट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इटियोलॉजी में है नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है डायरिया की प्रॉब्लम के लिए. तो इन्फेक्शन में है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड फंगई इन्फेक्शन. तो यहाँ पे है बैक्टीरिया कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं डायरिया के इन्फेक्शन के लिए. साल्मोनेला, शिगेला, इकोलाई एंड स्टेफेलोकोकस जो बैक्टीरिया है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ डायरिया. अगर इन बैक्टीरिया का हमारे जीआई सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज वायरस कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं. इन्फ्लुएंजा वायरस, अडेनो वायरस एंड मेनली रोटा वायरस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरिया इन चिल्ड्रन. देन पैरासिटिक इन्फेक्शन में अमीबिक इन्फेक्शन जो है, अमीबा का इन्फेक्शन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डायरिया. देन फंगई में क्या है, कैंडिडा एल्बिकन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरियल इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन. सो ऑल दीज फोर आर द इन्फेक्शियस रीजंस or etiological factors for diarrheal disease. Then next, some drugs are also responsible to cause loose stool or diarrhea. Some antibiotics which increase the osmolarity and motility of GI system and cause diarrhea to the newborn babies. अगर वो ज्यादा strong एंटीबायोटिक थेरेपी पे हैं, कोई डिजीज कंडीशन है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई है किसी बच्चे की, तो एंटीबायोटिक थेरेपी पे अगर कोई बच्चा है तो उससे साथ में डायरिया भी हो सकता है. तो एंटीबायोटिक है कुछ इसका कारण. देन आयरन सप्लीमेंट, आयरन की वजह से भी जो है जीआई सिस्टम में मोटेलिटी बढ़ जाती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाती है और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है. देन डाइट में अगर हम बात करें तो बच्चे जो है अगर स्पाइसी फूड खाएंगे और अगर फ्राइड फूड खाएंगे तो उसकी वजह से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जीआई इन्फेक्शन हो जाएगा, तो गैस्ट्राइटिस साथ में हो जाएगा और जिसे हम बोलते हैं कि साथ में डायरिया भी हो गया, वॉमिटिंग भी हो गई. देन कई बच्चों को फूड एलर्जी होती है किसी किसी फूड से, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है साइन एंड सिम्टम में. और ओवर ईटिंग की वजह से भी बच्चों में डायरिया हो सकता है, फुल हो जाता है उनका पेट तो डायरिया हो जाता है उनको, है ना. देन नेक्स्ट इज कुछ सर्जिकल कंडीशंस है, लाइक अगर बच्चों में जीआई प्रॉब्लम्स हैं, इंटूससेप्शन, पॉलिप्स की प्रॉब्लम है एंड डायवर्टिकुलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इनका जो है सर्जिकल मैनेजमेंट होगी. तो सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद भी क्या है कि डायरिया बच्चे को हो सकता है. देन कुछ मिसलेनियस कॉज है अदर्स में जिनको हम रखते हैं. फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, किसी बच्चे को अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, या किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेट में अल्सर हो गए हैं, तो उनको भी डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है. तो जीआई प्रॉब्लम, कोई भी जीआई प्रॉब्लम हो वो भी डायरिया कर सकती है, या जीआई कोई भी इन्फेक्शन हो वो भी बच्चे में लूज स्टूल की प्रॉब्लम कर सकता है. सो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरिया और वी कैन से लूज स्टूल. देन नेक्स्ट, किन बच्चों को रिस्क होता है डायरिया का, लूज स्टूल का. अकॉर्डिंग टू अगर हम एज की बात करें तो एज में जो टीथिंग एज होती है बच्चों की, जब टीथ रप्ट होते हैं, नए टीथ आते हैं, तो चाहे वो टेम्परेरी टीथ हो चाहे उसके बाद परमानेंट टीथ हो, और मेनली जब टेम्परेरी टीथ आते हैं फर्स्ट टाइम, तो टेम्परेरी टीथ जब आते हैं बच्चे को तो डायरिया के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं कि बच्चे जो होते हैं अनहाइजीनिक हैंड या अनहाइजीनिक ऑब्जेक्ट जो है
उठा करके अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन उनके मुंह में चला जाता है और फर्दर पेट में चला जाता है, तो बच्चे को जीआई इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो एज के अकॉर्डिंग जो टीथिंग एज है बच्चों की 2 ईयर तक, वो डायरिया कॉज कर देगी। देन नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उन बच्चों को ज्यादा रिस्क होगा डायरिया का जिनका जो है लिविंग कंडीशन अनहाइजीनिक है, फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लो है, तो उन बच्चों को, उन फैमिलीज के बच्चों को जो है डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा होने का रिस्क है। एज में 2 इयर्स तक के बच्चों को, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों को, क्राउडिंग एरियाज में जो रहते हैं, अनहाइजीनिक एरियाज में जो रहते हैं, उनको जो है पेट का इन्फेक्शन होने के, डायरिया होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम सीजन की बात करें तो सीजन में ज्यादा इंसिडेंस रेट कब देखा गया है? ड्यूरिंग द समर सीजन एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन सीजन्स में इन्फेक्शन ज्यादा होता है बच्चों को और डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। देन अकॉर्डिंग टू द डाइटरी पैटर्न अगर हम देखें, जो बच्चे जो है आर्टिफिशियल फीडिंग लेते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं, जो बॉटल फीडिंग लेते हैं या कटोरी चम्मच से, क्योंकि उस पे जो है उतनी हाइजीन जो है मेंटेन नहीं कर पाते हमारे फैमिली मेंबर्स, बॉटल को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते, तो बॉटल में जो है बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, वायरल ग्रोथ हो जाएगी, तो वो इन्फेक्टेड बॉटल से अगर बच्चा फीड लेगा तो वो ज्यादा रिस्क पे है एज कंपेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज। So these are the risk factors. And next we are going to discuss about the classification of diarrhea. It is classified under 3 headings. First is according to the duration, मतलब टाइम कितना है डायरिया का, एपिसोड जो है कितना है डायरिया का। Then according to the duration of diarrhea, it is divided into acute diarrhea and chronic diarrhea. Acute diarrhea हम किन बच्चों को acute diarrhea की कैटेगरी के अंडर रखेंगे? If the baby is passing loose stool for several days but less than 14 days, अगर बच्चा जो है लूज स्टूल पास कर रहा है 1 वीक तक या 2 वीक तक और उसके बाद वो ठीक हो गया, उसे हम कंसिडर करेंगे अक्यूट डायरिया के अंडर। देन क्रॉनिक डायरिया किसे हम बोलेंगे? व्हेन द बेबी इज पासिंग लूज स्टूल मोर देन 14 डेज, अगर 2 हफ्तों से ज्यादा बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, तो उसे हम कंसिडर करेंगे क्रॉनिक डायरिया के अंडर। देन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, देयर इज आल्सो 2 टाइप ऑफ डायरिया, अक्यूट वाटरी डायरिया एंड अक्यूट ब्लडी डायरिया। अक्यूट वाटरी डायरिया मतलब बच्चा जो है लूज स्टूल पास कर रहा है लेकिन उसमें जो है वाटर की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, उसमें कोई ब्लड या पस सेल प्रेजेंट नहीं है। देन सेकंड इज अक्यूट ब्लडी डायरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द लूज स्टूल, तो लूज स्टूल के साथ साथ बच्चा जो है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट है, उसमें पस भी प्रेजेंट है, उसे हम डायसेंट्री भी बोल देते हैं। when there is presence of blood in the stool, that is called dysentery। तो ये होगी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स डायरिया की। देन अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डायरिया। फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो हम देयर आर नियर अबाउट 5 टाइप ऑफ डायरिया। फर्स्ट वन इज सेक्रेटरी डायरिया। सेक्रेटरी डायरिया हम किसे बोलेंगे? व्हेन हमारी जो इंटेस्टाइन है, जहाँ पे डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होती है, वहां पे जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उनमें से सेक्रीशंस ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद फूड की जो फाइनल एंड में अब्जॉर्प्शन होनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज रिड्यूस्ड एंड देयर इज मोर सेक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मोर सेक्रीशंस हो जाएंगी, हमारा जो है फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगा, देन एज अ डायरिया फिर वो हमारी इंटेस्टाइन से उसकी आउटपुट हो जाएगी। सो दैट टाइप ऑफ डायरिया इज कॉल्ड सेक्रेटरी डायरिया, when in the intestine there is more secretions and less absorption of the food. Then second type is exudative diarrhea। exudative diarrhea मतलब ये कब होगा? जब इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन जब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो बाद में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। हमारा जो जीआई सिस्टम है उसकी जो इनर मोस्ट म्यूकस लेयर है वो क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी लेयर की, और जब बच्चा डायरिया लूज स्टूल पास करेगा तो वो इन्फ्लेम्ड जो लेयर है वो क्या होगी? साथ साथ में शेड ऑफ होती जाएगी, और जब डायरिया में पस प्रेजेंट होगी, ब्लड प्रेजेंट होगा और शेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो उसे हम बोलेंगे एक्सुडेटिव डायरिया। देन थर्ड टाइप इज ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया तब होता है जब
कोई भी जो है बच्चा वो क्या है, ज्यादा एक्सेसिव सॉल्टी फूड खा लेता है, जहाँ स्पाइसी फूड खा लेता है, जहाँ एक्सेसिव जो है स्वीट वाला फूड खा लेता है। तो एक्सेसिव अगर बच्चा लेगा सॉल्टी फूड तो क्या करेगा, वो हमारी इंटेस्टाइन में जो है फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की तरफ यहाँ पे सॉल्टी फूड प्रेजेंट है, सॉल्टी फूड बच्चे ने ज्यादा खा लिया तो सॉल्ट जो है बॉडी फ्लूइड को अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर लेगा, तो हमारी बॉडी के जो सेल टिश्यू है उनमें फ्लूइड की अमाउंट कम हो जाएगी और जो हमारी इंटेस्टाइन है उधर की तरफ फ्लूइड की मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है फिर वो डायरिया के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो जो है ऑस्मोटिक डायरिया तब हो जाता है जब ऑस्मोलैरिटी जो है हमारी इंटेस्टाइन की वो चेंज हो जाती है, सॉल्टी या स्वीट फूड खाने की वजह से एक्सेसिव जो है बॉडी का फ्लूइड ज्यादा किधर की तरफ मूव हो जाता है, हमारी इंटेस्टाइन की तरफ मूव हो जाता है और वही एज अ डायरिया जो है आउटपुट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। देन नेक्स्ट वन इज मोटेलिटी डायरिया। मोटेलिटी मतलब मूवमेंट्स, तो हमें पता है हमारी इंटेस्टाइन में होती है यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कि हमारी इंटेस्टाइन में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली कि जब डाइजेशन होती है, डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है और साथ साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करेगी, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ चलता रहेगा और हमारा फूड जो है वो आगे आगे मूव भी करता रहेगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड थ्रू दैट मूवमेंट that undigested or completely digested food is expelled out from our body as a fecal material। तो मूवमेंट जो नॉर्मली मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वो मूवमेंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो हमारा ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा एज अ फीकल मटेरियल। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसे अब्सॉर्ब होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा हो रही है, वो आगे आगे ऐसे मूवमेंट की हेल्प से पास हो रहा है और ऐसी बॉडी से बाहर जा रहा है। देन इन्फ्लेमेटरी डायरिया इज सेम लाइक एक्सुडेटिव डायरिया, ये दोनों सेम है, मतलब इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन हुई और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई, इसलिए डायरिया में क्या प्रेजेंट हो गया, ब्लड भी प्रेजेंट हो गया और इन्फेक्शन के बाद जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ वहां से सेल डेब्रीज भी बाहर निकल रही है, डायरिया के जरिए ब्लड भी बाहर निकल रहा है, जो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो गई वो भी डायरिया में प्रेजेंट होगी। मतलब जो स्टूल है उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा, उसमें पस भी प्रेजेंट होगी, उसमें सेल डेब्रीज भी प्रेजेंट होगी और ये सब चीजें उस स्टूल में प्रेजेंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया on the basis of duration, on the basis of clinical presentation and on the basis of physiology. There are number of types, we can say, classification of diarrhea.